नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक एक करके जान लेते हैं। पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो रशिया को लेकर आ रही है। दोस्तों रशिया लगातार अब भारत के पीछे पड़ा हुआ है कि वो FGFA प्रोग्राम में दोबारा शामिल हो जाए। आपको मालूम ही है कि भारत ने FGFA प्रोग्राम से हाथ पीछे खींच लिए थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि रशिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भारत के साथ नहीं कर रहा था। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भी काफी सारे मुद्दे थे, इसलिए भारत ने इस प्रोग्राम से अपने आप को पीछे कर लिया। रशिया ने Su-57 का भी भारत को पेशकश की, लेकिन भारत ने इसके लिए मना कर दिया। लेकिन अब रशिया अपने नए सिंगल इंजन 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर रहा है, जिसमें रशिया ने कहा है कि इन फाइटर जेट्स को भारत के MiG-29 फाइटर जेट से बदला जा सकता है। आपको बता दें कि रशिया ने MiG-35 को भी भारत के MMRCA जो 114 फाइटर जेट प्रोग्राम था उसके लिए भी ऑफर किया था, लेकिन इसके लिए भी भारत ने मना कर दिया। लेकिन अब रशिया ये कह रहा है कि उनका जो सिंगल इंजन स्टील्थ फाइटर जेट है उसमें वो भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी करेगा और एज वेल एज वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें अगर हमको मिल भी जाती है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी वो कर लेता है और मैन्युफैक्चरिंग भी वो करेगा, तो ऐसे में भारत के जो स्वदेशी प्रोग्राम है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे कि तेजस फाइटर जेट, इसके अलावा 5.5 जनरेशन का AMCA प्रोजेक्ट, उन पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर रशिया का भी ये कहना है कि भारत की जो स्वदेशी प्रोग्राम है तेजस MK2 और 5.5 का AMCA प्रोग्राम वो प्रभावित नहीं होगा, वो अपने हिसाब से बनते रहेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने इस नए सिंगल इंजन 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भारत को ऑफर कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भारत को ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि कितनी संख्या में और कितनी मात्रा में इन फाइटर जेट्स को भारत लेगा, और यही नहीं इसके अलावा इस सौदे की क्या शर्तें रशिया रखेगा भारत के सामने, तो बहुत कुछ निर्भर करता है भारत के डिसीजन पर। हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि भारत को अपने स्वदेशी प्रोग्राम पर ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि रशिया भारत का अब कोई खास तो रहा नहीं, क्योंकि उसका चाइना के साथ भी बड़ा तगड़े तरीके से हथियारों का एक्सपोर्ट चल रहा है। तो हम यही कहेंगे कि भाई हमें अपने प्रोग्राम में रहने दीजिएगा, हम अपने आप ही डेवलप कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लेकर आ रही है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने स्वदेशी रूप से विकसित की गई 12.7 mm की स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन को भारतीय नौसेना और कोस्ट गार्ड को सौंपा है। आपको बता दें कि इस SRCG को भारत के युद्धपोतों पर माउंट भी किया जाएगा। दोस्तों स्टेबलाइज रिमोट कंट्रोल गन को इजराइल के सहयोग से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के जरिए बना रही है। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। भारतीय नौसेना भी अब पानी के अंदर यानी कि अंडर वाटर अनमैन्ड टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहती है। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल करमवीर सिंह ने कहा कि अमेरिका ने इस क्षेत्र में काफी प्रगति की है और अमेरिका ने भारत को इस तरीके की टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने इस बात का हवाला भी दिया कि इंडोनेशिया में जब पिछले साल चीनी मूल की एक ऑटोनॉमस अंडर वाटर ग्लाइडर पकड़ा गया था, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इस तरीके की तकनीक कितनी हद तक आगे बढ़ चुकी है। साथ ही एडमिरल सिंह ने कहा कि नौसेना के लिए अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि आधुनिक युग के हिसाब से बेहद जरूरी भी है, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अंडर वाटर सिस्टम होने बेहद जरूरी है। और हम इस तरीके के अंडर वाटर अनमैन्ड टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना अब आगे बढ़ेगी अंडर वाटर अनमैन्ड टेक्नोलॉजी के लिए, जिसके लिए या तो भारत स्वदेशी रूप से विदेशी पार्टनरशिप के तहत इसे बनाएगा या फिर खुद अपने दम पर इस तरीके की अंडर वाटर अनमैन्ड टेक्नोलॉजी को विकसित करेगा। बढ़ते अगले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि एस जयशंकर जी को लेकर आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ताशकंद में एक सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी का निर्माण विश्वास का कार्य होता है और इसे कम से कम निर्धारित कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। उन्होंने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सबसे बुनियादी सिद्धांत है। कनेक्टिविटी के प्रयास आर्थिक व्यवहारता और वित्तीय जिम्मेदारियों पर आधारित होने चाहिए। यही नहीं, उन्होंने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI के बारे में भी जानकारी दी। एस जयशंकर जी ने कहा कि कोई भी गंभीर कनेक्टिविटी पहल कभी भी एक तरफा नहीं हो सकती और वास्तविक मुद्दे मानसिकता के होते हैं, विवादों के नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि BRI प्रोजेक्ट की दुनियादारी में आलोचना हो रही है, क्योंकि चीनी वित्त पोषण के परिणाम स्वरूप कई देशों में कर्ज बढ़ गया है। यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भारत ने विरोध किया है एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, और यही नहीं सीधा ये बोला कि कभी भी एक तरफा नहीं होता है संपर्क, क्योंकि जिस तरीके से चीन लगातार BRI प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और कई देश कर्ज की चंगुल में फंस गए, तो ऐसे में भारत ने यहाँ पर अपनी बात रखी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात उठाई है कि BRI प्रोजेक्ट वाकई में सबके विरोध में है, ना कि सपोर्ट में। दोस्तों यहाँ पे अगली अपडेट की बात करते हैं, तो गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत के बॉर्डर फेंसिंग में 2022 तक कोई गैप नहीं रहेगा। जिस देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं होती वो कभी सुरक्षित नहीं होता।
अमित शाह जी ने कहा कि मैं उन लोगों को सलाम करता हूं जिन लोगों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि आप सजग बनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं और इसी कारण आज देश लोकतंत्र को अपनाए हुए अपने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। सीमा सुरक्षा के काम में लगे बीएसएफ और सभी पैरामिलिट्री फोर्स के कारण आज भारत विश्व के नक्शे पर अपना गौरवमयी स्थान दर्ज कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा है। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं और हमें अपने अर्धसैनिक बलों पर पूरा भरोसा है। घुसपैठ हो, मानव तस्करी, गौ तस्करी, हथियारों की तस्करी, ड्रोन, ये सभी चुनौतियां हैं, लेकिन मुझे पैरामिलिट्री फोर्स पर पूरा विश्वास है कि वे वो सभी चुनौतियों का सामना करके सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ, जो कि इसरो को लेकर आ रही है। देश की स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही 2 रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी में। इसरो के मुताबिक सितंबर में 2 रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे, जीएसएलवी और पीएसएलवी। हालांकि इनकी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। जीएसएलवी को धरती से 36,000 किलोमीटर दूर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाएगा। इस ऑर्बिट को अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GSAT-1 को लेकर लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के समय के साथ तालमेल बैठाएगा, लेकिन धरती से देखने पर यह स्थिर नजर आएगा। बताया जा रहा है कि ऐसे 3 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को काफी हद तक कवर कर सकते हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि जीएसएलवी प्राकृतिक आपदाओं और किसी भी घटना की तुरंत मॉनिटरिंग और उनके रियल टाइम इमेज भी उपलब्ध कराएगा। वहीं दूसरी ओर पीएसएलवी का लॉन्च अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 4 को लेकर किया जा सकता है। इससे पहले इसरो ने पीएसएलवी C51 के जरिए 19 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। इन सैटेलाइट्स में ब्राजील का एमेजोनिया 1 सैटेलाइट भी शामिल था। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।